हाय डियर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिए डिस्प्लेसमेंट हम लोग आज समझते हैं क्या कि डिस्प्लेसमेंट क्या है और कंप्लीट समझेंगे। जितना इसका कंसेप्ट है, थ्योरी है, जो फॉर्मूला है, ऐसा यूनिट, स्केलर वेक्टर जो भी है, ठीक है, कंप्लीट समझेंगे। एक बार इस वीडियो को मन लगा के देख लीजिए, फिर आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? बोर्ड लेवल के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का जो हिंदी होता है आपको बताया जाएगा या बताया गया होगा, विस्थापन होता है। विस्थापन, बात समझ में आ रही है? 9th में ये टॉपिक है। तो आज देखते हैं आखिर डिस्प्लेसमेंट है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है वो एस वेक्टर से किया जाता है, या तो एक्स वेक्टर से किया जाता है, या तो डी वेक्टर से भी लिया जाता है कहीं कहीं, और एक कैपिटल डी से भी। ये रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ज़्यादातर आपको एस वेक्टर ही मिलेगा और एक्स वेक्टर ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, डी और कैपिटल डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह हम लोग उधर पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत यूज करते हैं। ठीक है, अभी 11th में आपको एस और एक्स ही मिलेगा, उसको वेक्टर पढ़ते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो एस के ऊपर ये लगा हुआ एरो, इसको वेक्टर पढ़ते हैं। बोलेंगे एस वेक्टर, ये पढ़ेंगे एक्स वेक्टर। बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखते हैं आखिर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझने के पहले आपको समझना होगा इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, देखिए एक होता है इनिशियल पोजीशन, ये हो गया इनिशियल पोजीशन, और एक होता है फाइनल पोजीशन। जैसे मान लो ये हो गया आपका फाइनल पोजीशन। हम लोग समझेंगे कि आखिर इनिशियल पोजीशन क्या होता है और फाइनल पोजीशन क्या होता है। सिंपल सी बात है, मान लिया जाए कि गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, कोई गाड़ी है इस तरह से, और यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है। तो गाड़ी जहाँ से स्टार्ट होती है, समझिएगा ध्यान से, जैसे मान लो कि पी से गाड़ी स्टार्ट हो रही है और आर पे जाके रुक गई। गाड़ी स्टार्ट कहाँ से होगी? पी से, और रुकी कहाँ पे? आर पे जाके। ठीक है, तो जहां से गाड़ी स्टार्ट होगी, ध्यान में रखिएगा, जहां से गाड़ी स्टार्ट होगी उसे कहेंगे इनिशियल पोजीशन, और जहां पे रुकेगी उसे कहेंगे फाइनल पोजीशन। सुन लीजिए, गाड़ी जहां से स्टार्ट होगी उसे इनिशियल पोजीशन, गाड़ी जहां पे रुकेगी वो फाइनल पोजीशन। बात क्लियर है? अब देखिए, गाड़ी हो, पार्टिकल हो, आदमी हो, कुछ भी हो, सवाल बोल दिया ये पी से कोई पार्टिकल स्टार्ट होती है, आर पे जाके रुक जाती है, तो जहां से स्टार्ट हुई होगी इनिशियल पोजीशन और जहां रुकी वो फाइनल पोजीशन। चलिए, अगर आपको इनिशियल और फाइनल क्लियर हो गया तो अब आते हैं हम लोग डिफिनेशन पे कि आखिर डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन क्या है और इसे समझेंगे कैसे। तो जैसे मान लिया जाए पी से कोई पार्टिकल स्टार्ट हुई और आर पे गई है, यहाँ पर एक कार है ऐसा मान लेते हैं, ऐसा बनाए हुए थे अभी हम लोग, है ना। ये मान लेते हैं एक कार है, एक कार स्टार्ट होती है पी से और जाती है आर पे। बात समझिएगा, तो पी से आर जाने के पहले हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि अगर पी से स्टार्ट हुई है गाड़ी तो ये हुआ इनिशियल पोजीशन, आर पे रुक रही है गाड़ी तो ये हुआ फाइनल पोजीशन। बोलो इतना बात क्लियर है? यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हुआ इनिशियल पोजीशन, यहाँ रुकी जाके तो फाइनल पोजीशन। अब गाड़ी यहाँ से यहाँ जब जाएगी तो एक रास्ता ये हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन चली गई, सीधी चली गई, ऐसा है, ऐसा मैनेजमेंट है या ऐसा जगह है जहां से सीधे चली गई है पी से आर। ठीक है, अब आर पर जाने का एक रास्ता तो ये हुआ सीधी लाइन, मान लेते हैं 1000 मीटर था, ये 1000 मीटर था, सीधी चली गई। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि आर जाने का एक ही रास्ता होगा। सोचिए अब खुद, आर जाने का बहुत सारा रास्ता हो सकता है ये गाड़ी इधर से गई होगी, एक ये भी रास्ता है, जो ये वाला रास्ता जो है ये आपका हो गया मान लिया जाए 1500 मीटर, ऐसा। बात समझ रहे हैं? आर जाने का दो ही रास्ता नहीं है, बहुत अनेक रास्ता हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये रास्ता हुआ होगा, ऐसे करके यहाँ पहुंची होगी। बात समझिए, ये और ये मान लीजिए आपका 3000 मीटर होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, आप ये तीनों केस में, गाड़ी इधर से गई हो तो, गाड़ी इधर से गई हो तो, या गाड़ी इधर से गई हो तो, तीनों केस में ये पॉइंट इनिशियल ही कहलाएगा। बात आ रही समझ में? और ये पॉइंट फाइनल ही कहलाएगा। देखिए, ये इनिशियल कहलाएगा हमेशा, चाहे इधर से जाए, चाहे इधर से गई हो, चाहे इधर से गई हो, ये हमेशा इनिशियल कहलाएगा, और ये हमेशा फाइनल कहलाएगा।
इतना बात क्लियर है। अब सवाल ये है कि गाड़ी अगर यहाँ से यहाँ जाती है, पी से अगर आर जाती है गाड़ी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कौन सा आंसर होगा जो डिस्प्लेसमेंट का होगा? आखिर हम कैसे जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट या कैसे निकाला जाता है डिस्प्लेसमेंट, ये कैसे जानेंगे? बात समझ में आ रही है? तो देखिए इसके लिए हम एक कंसेप्ट देते हैं, वो पॉइंट को याद रखिएगा, बस सारा डिस्प्लेसमेंट का आपका क्वेश्चन जो है बनना शुरू हो जाएगा। पहला पॉइंट सुनिएगा ध्यान से कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। रियलिटी में आपको अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानना है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को पकड़ लीजिए। जैसे हम लोग इनिशियल पॉइंट ये था तो ये पकड़ लिए, चलिए ये पिक कर लिए, और फाइनल इनिशियल पॉइंट ये था ये पकड़ लिए, फाइनल पॉइंट ये था तो ये पकड़ लिए हम लोग, इनिशियल और फाइनल पकड़ा गया। अब डिफिनेशन ये बोलता है कि इनिशियल और फाइनल के बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा, मिनिमम दूरी, इनिशियल और फाइनल के बीच का मिनिमम दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बस खत्म डिस्प्लेसमेंट। अगर ये बात क्लियर है तो अलग अलग डिफिनेशन इसका हो सकता है, लेकिन मीनिंग यही है, इनिशियल पॉइंट को पकड़िए, फाइनल पॉइंट को पकड़िए, और दोनों का बीच का जो मिनिमम दूरी होगा उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। तो ये जो देखिए आप देख रहे हैं मिनिमम, सॉरी ये जो देख रहे हैं आप इनिशियल पॉइंट, और ये जो देख रहे हैं फाइनल पॉइंट, समझिए, तो ये दोनों के बीच का मिनिमम दूरी तो ये वाला होगा। स्ट्रेट लाइन से मिनिमम कुछ हो ही नहीं सकता, ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ और यहाँ के बीच का मिनिमम दूरी जो हुआ वो 1000 हुआ, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 1000 हुआ, 1000 मीटर आंसर डिस्प्लेसमेंट का। आपके मन में एक सवाल होगा कि सर अगर गाड़ी इधर से गई, मान लेते हैं हम लोग पाथ 1 इसको बोल देते हैं, पाथ 1 इसका नाम दे देते हैं पाथ 1, इसका नाम दे देते हैं पाथ 2, इसका नाम दे देते हैं पाथ 3। बात समझिए कि 1000 जो आप आंसर बता रहे हैं वो किसके लिए है? पाथ 1 के लिए, पाथ 2 के लिए या पाथ 3 के लिए? ये डाउट हो सकता है कि 1000 जो आंसर बताए कि इनिशियल और फाइनल का मिनिमम दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जिसमें से आप बोल रहे हैं कि 1000 आंसर हो गया, तो ये आंसर किसके लिए है, किस सिचुएशन के लिए है? जब गाड़ी पाथ 2 से जाएगी तब के लिए, जब गाड़ी पाथ 1 से जाएगी तब के लिए, या जब गाड़ी पाथ 3 से जाएगी तब के लिए? समझिए किसके लिए है। सो हम आपको बता रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक ही तरीका, इनिशियल पॉइंट को पकड़िए, फाइनल पॉइंट को पकड़िए, और बीच का मिनिमम दूरी, मिनिमम लेंथ, मिनिमम डिस्टेंस ही क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए बनाते हैं, ये जो लाइन बोले हैं इसी को यूज करके इनिशियल पकड़ेंगे, फाइनल पकड़ेंगे, और बीच का मिनिमम मेरा आंसर होगा। चलिए जब गाड़ी पाथ 2 से जाती है, मान लेते हैं, ले लेते हैं पाथ 2 से गाड़ी जा रही है, पहला में गाड़ी किससे जा रही है? पाथ 2 से। तो पूछ रहा है कि बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पाथ 2 से गई, इधर से गई गाड़ी, इधर से क्या करना है? इनिशियल पॉइंट पकड़ना है, पकड़ लिए इनिशियल पॉइंट, गाड़ी स्टार्ट हुई यहाँ से, इनिशियल ये हुआ, गई ऐसे 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 यहाँ गई, ये हो गया फाइनल पॉइंट। अब बताइए इनिशियल और फाइनल का मिनिमम दूरी 1500 या 1000 या 3000? 1000, मतलब 1000 मीटर आंसर। देखिए कितना आसान है। अब मान लेते हैं गाड़ी पाथ 1 से गई, यहाँ दूसरा में मान लेते हैं गाड़ी पाथ 1 से गई, पाथ 1 से, जब पाथ 1 से जाएगी गाड़ी, सोचिए इनिशियल ये हुआ, पी से स्टार्ट हुई, आर पे जा रही है, तो ये हुआ इनिशियल पॉइंट, ये हुआ फाइनल पॉइंट। इनिशियल टू फाइनल कितना है? 1000, 1000 से कम है ही नहीं, तो यही आंसर हो गया। बाय 1 से जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर कितना हो जाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट का आंसर हो जाएगा 1000 मीटर। और अगर पाथ 3 से जाएगी तो बता दीजिए आंसर खुद से, यहाँ से स्टार्ट हुई, ऐसे 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 होते हुए यहाँ गई, लेकिन इनिशियल तो यही न है, फाइनल तो यही न है, मिनिमम तो यही न है, तो आंसर क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का? आपका हो जाएगा 1000 मीटर। सोचिए, कहने का मतलब है कि तीनों का आंसर था। इससे ये भी चीज सीख गए हम लोग एक पॉइंट, कि अगर इनिशियल पॉइंट फिक्स है, अगर फाइनल पॉइंट फिक्स है, तो डिस्प्लेसमेंट फिक्स है। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट फिक्स है तो डिस्प्लेसमेंट फिक्स है। बोलिए अगर बात समझ में आ गई तो। ठीक है, इसे हम मिटाने जा रहे हैं। देख लीजिए
एक और लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल थोड़ा सा ढंग का और समझते हैं कि आखिर क्या है डिस्प्लेसमेंट। सिंपल बात याद रखिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अच्छा थोड़ा सा देख लीजिए, जो अभी हम लोग सीखे हैं उस चीज को देख लेते हैं, डिफिनेशन में वो चीज लिखा हुआ है कि नहीं। लिखा हुआ है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पाथ, पाथ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बोलता है कोई एक रास्ता है, इससे गया, ये हो गया P, ये हो गया R Q, ये हो गया P, हो गया R, सॉरी ये हो गया P और ये हो गया R। गाड़ी यहां से स्टार्ट होती है, ये हो गया इनिशियल पोजीशन, गाड़ी यहां पे रुकती है, ये हो गया फाइनल पोजीशन। इसमें सोचना ही नहीं है। इस रास्ते से जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो गाड़ी को, इस रास्ते से गई। अब बोलता है डिफिनेशन कि इस रास्ता का शॉर्टेस्ट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पाथ, इस पाथ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है। मान लिया जाए ये 2000 मीटर है, तो इससे कम क्या हो सकता है, इससे कम सिर्फ यही हो सकता है जो सीधा होगा। आप देखिए ध्यान से, ये जो लाइन आप देख रहे हैं इससे शॉर्ट हो ही नहीं सकता। इस अगर बोला जाएगा, कोई अगर आपसे बोलता है कि हमको P से R जाना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, शॉर्टेस्ट पाथ बताओ हमको कि किस रास्ते से जाएं, तो इसी रास्ते से जाएंगे सीधे, इससे कम हो ही नहीं सकता। वही लिखता है डिफिनेशन में आपका द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पाथ, पाथ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही हो सकता है बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के लिए। बोलिए बात क्लियर है? ठीक है, अगर डिफिनेशन आपको क्लियर हो गया है तो एक लाइन आप याद रखिए, जो हमेशा याद रखिए कि इनिशियल फाइनल के मिनिमम, इनिशियल फाइनल के बीच के मिनिमम डिस्टेंस, इनिशियल फाइनल के बीच के मिनिमम डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? देखते हैं एक और एग्जांपल जिसका आप जवाब दीजिए। थोड़ा सा देखिए ध्यान लगा के, करना कुछ है नहीं, एक सिंपल इस तरह का ट्रायंगल है, देखिए ध्यान से। ये मान लिए एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का नाम हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। आप लोग सब देख रहे होंगे, दिख रहा होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये 8 मीटर, ये मान लेते हैं 6 मीटर। गाड़ी यहाँ से चलना शुरू की, गाड़ी यहाँ से चलना शुरू की, बात समझिए। एक बार इधर से गई, ये पाथ 1 मान लिए हम लोग, एक बार इधर से गई, पाथ 2 मान लिए हम लोग। आपसे पूछ रहा है बाय पाथ 1, बाय पाथ 1 बताइए डिस्प्लेसमेंट। पाथ 1 से जब जाएगी मतलब इधर से इधर जाएगी, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सवाल पूछ देगा, ये पार्टिकल मूव P to R as shown in figure, then find displacement। देखिए करना कुछ नहीं है, आपको इनिशियल पकड़ना और फाइनल पकड़ना है। ये हो गया इनिशियल पॉइंट, P से स्टार्ट हो गई, ये हो गया इनिशियल पोजीशन, R पे जाके रुक रही है, ये हो गया फाइनल पोजीशन। अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पकड़ा गया तो मिनिमम रास्ता पकड़िए, यही स्ट्रेट लाइन होगा। बस इनिशियल और फाइनल पे रख के एक स्केल चला दीजिए, तो जो होगा वही आंसर। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 8 है, ये 6 है, तो ये हमको निकालना होगा। ये निकालने का एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, आप लोग को याद होगा। ठीक है, तो ये हम निकालेंगे PR, PR जो है ना प्यार, वो प्यार निकालना है। अब देखो प्यार को निकालते कैसे, उसको कुछ नहीं करना है, हम लोग लिखेंगे PR इक्वल टू अंडर रूट, बोलिए अगर ये निकालना है, कर्व निकालना है, तो बेस का स्क्वायर और हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ ये कितना है QR, तो लिखेंगे QR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर, QP का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए हम लोग। बताइए QR कितना है, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर आया कितना, 36 प्लस 64 आया कितना, 100 से बाहर आएगा कितना, 10 मीटर आपका आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ आप लिख दीजिए डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया आपका आंसर। कि जब गाड़ी 1 से जाएगी तो ये हो जाएगा आंसर 10 मीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ सर यहाँ के बीच का जो देख रहे हैं हम लोग मिनिमम पाथ ऑफ लेंथ, वो यही है, इससे मिनिमम हो ही नहीं सकता। अगर इस रास्ते के अलावा कोई और भी रास्ता ये पार्टिकल अपनाएगी तो इससे ज्यादा ही उसको कवर करना पड़ेगा, सबसे मिनिमम यही है। तो यही मेरा क्या हो गया आंसर। यहां तक बात क्लियर है? आपके मन में होगा सर पाथ 1 तो समझ में आ गया, पाथ 2 का क्या होगा?
पाथ 2 से अगर जाएगी गाड़ी तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सी बात समझिए, पाथ 2 के लिए भी तो गाड़ी यहां से स्टार्ट हो रही थी, हुआ इसका इनिशियल पोजीशन, और आर पे रुक रही थी, हो गया फाइनल पोजीशन। यहां से स्टार्ट हो रही है वो इनिशियल पोजीशन, यहां पे रुक रही थी, हो गया फाइनल पोजीशन। फिर तो यही रास्ता आ गया ना, ये वाला, यही चीज आंसर आएगा, यही चीज आंसर आएगा, तो यही लिखेंगे और यही आंसर हो जाएगा इसका भी। क्यों यही आंसर हुआ? वो इसलिए कि देखिए अभी भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, फिक्स है, और शुरू में ही बताएं कि अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर फिक्स है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर फिक्स है तो डिस्प्लेसमेंट फिक्स होगा। तो अगर उसका 10 तो इसका भी 10। बोलिए अगर बात समझ में आ रही है तो। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ऐसा चटपटा डिफिनेशन दे दिए, जबकि इसका चटपटा डिफिनेशन है, चटपटा डिफिनेशन है इसका, जो आपको कम समझ में आएगा, लेकिन हम उसको उठाए नहीं। चलिए एक का जवाब और दीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, ऐसा एक इस तरह से बनाया हुआ है, डायमीटर इसका जो है सो, ये नाम दे दिए P, ये नाम दे दिए Q। एक गाड़ी इधर से जा रही है, एक पार्टिकल जा रही, चलिए P1 इधर से जा रही है, P2 इधर से जा रही है, P3 इधर से जा रही है, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। P1 गई इधर से, P2 गई इधर से, P3 गई इधर से, और चालू सब यहाँ से हुई है, रुकी यहाँ पे, P से Q सब जा रही है, P से Q, P से Q। एक पार्टिकल इधर से जा रही है, एक पार्टिकल इधर से जा रही है, एक पार्टिकल इधर से जा रही है। आपसे ये पूछ रहे हैं हम कि अगर इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड S1 है, इसका S2 है और इसका S3 है, तो S1 S2 और S3 में क्या होगा रिलेशन? सोचिए, गाड़ी कहां से चली? P से, रुकी कहां पे? Q पे। ये ऐसे आके रुक गई, ये ऐसे आके रुक गई, ये ऐसे आके रुक गई। यार तीनों केस में इनिशियल और फाइनल तो सेफ फिक्स है। आप देखिए ना, ये इनिशियल पोजीशन हुआ क्योंकि गाड़ी यहां से चली, ये फाइनल पोजीशन हुआ क्योंकि गाड़ी यहां से आके रुकी। तो इनिशियल फाइनल फिक्स है, तो बात खत्म करो ने, S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3 आंसर। बोलिए अगर बात समझ में आ गई तो। ठीक है, अब चलते हैं इसका थ्योरी पे। इस पे और भी अच्छा क्वेश्चन पूछता है। ये स्केलर फॉर्म में सब पूछ रहे हैं, सबका मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, जब वेक्टर फॉर्म में पूछेगा तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, वो सब बातें करेंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा और हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा क्या है सो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है डिफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल लिखो मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ, ऐसा मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ का मिनिमम लेंथ जो होगा वही आंसर हो जाएगा मेरा। कुछ लोग को ऐसा लग रहा होगा कि सर हमने पढ़ा था v इक्वल टू एस बाई टी फॉर्मूला, मतलब कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, 9th में पढ़े हैं, तो यहाँ से तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम, ऐसा। तो ये भी सही आंसर है, ये आपको फॉर्मूला लिखना चाहिए। आपको एक बात बता दें, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वेलोसिटी का जरूरत ही नहीं है और ना ही टाइम का जरूरत है, समझिएगा ध्यान से। अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो वेलोसिटी नहीं भी रहेगा तो भी निकलेगा, टाइम नहीं रहेगा तो भी निकलेगा। थोड़ा सा फील कर लेना कैसे सो। मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। एक पार्टिकल यहाँ से चली, चींटी समझते हैं आप, एक चींटी यहाँ से चली, अंट यहाँ से चलती है और ये पहुंचती है कहाँ पे? P से चलती है R पे, P से कहाँ गई? R पे। जवान चींटी गई P से R, मान लीजिए 5 सेकेंड में, तो डिस्प्लेसमेंट आप कितना बताइएगा? डिस्प्लेसमेंट आपके हिसाब से आएगा 5 सेंटीमीटर, आना चाहिए। इनिशियल ये हुआ, फाइनल ये हुआ, स्ट्रेट लाइन यही नहीं है, तो यही आंसर हो गया आपका 5 सेकेंड। अब अगर हम आपसे ये बोलें कि ये चींटी ओल्ड स्टेज में आ गई, बूढ़ा हो गई, बूढ़ी हो गई, अब P से R इसको जाना है, तो लग गया मान लिया जाए 20 सेकेंड। लेकिन चलिए P से गई R पे, तब बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना? तो 5 ही बताइएगा आप, आंसर तो आपका 5 ही होगा, क्योंकि चली P से गई R पे तो आंसर 5 हुआ। बताइए, जब चींटी जवान थी तब भी हम स्पीड नहीं बताएं, उसका वेलोसिटी नहीं बताएं, जब चींटी बूढ़ी हो गई तब भी उसका वेलोसिटी नहीं बताएं, तो बिना वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट निकल गया, इसका जरूरत ही नहीं इसको निकालने के लिए। टाइम का बात करते हैं, जब जवान थी तो जल्दी चली गई, टाइम कम लगा,
तब आया 5 सेंटीमीटर। जब बूढ़ी हो गई, टाइम ज़्यादा लगा तो भी आया 5 सेंटीमीटर, तो कहाँ टाइम का जरूरत है। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि सर अगर ये गलत है, अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला गलत है। नहीं, डिस्प्लेसमेंट निकालने का ये फॉर्मूला सही है, लेकिन रियल में ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। वो बात अलग है कि यहाँ से डिस्प्लेसमेंट भी निकल जाता है। आप खुद सोचिए, हम डिस्टेंस का लेक्चर भेज चुके हैं, ये डिस्प्लेसमेंट का लेक्चर जा रहा है। अभी ना ही आपको हम स्पीड पढ़ाएं ना वेलोसिटी पढ़ाएं, तो जो चीज़ हम नहीं पढ़ाएं वो चीज़ अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसलिए ये नहीं रहेगा तो भी हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अगर हमको इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता है तो स्ट्रेट लाइन जो लेंथ होगा वो माप के। लेकिन अगर वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो भी निकालेंगे, नो डाउट। लेकिन ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। जैसे आपके लिए एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे F = ma होता है फॉर्मूला। F = ma में जो फॉर्मूला, ये फोर्स का फॉर्मूला है, F निकालने का फॉर्मूला, m फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। लेकिन यहां से एक्सेलरेशन भी निकाला जा सकता है F/m करके, देखिए निकाला जा सकता है। लेकिन एक्सेलरेशन का रियल फॉर्मूला क्या होता है? dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। जैसे ये फोर्स का फॉर्मूला है लेकिन एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है, उसी तरह ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट निकाला जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट का सही फॉर्मूला यही हो गया, मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ। ना टाइम दो हमको, ना वेलोसिटी दो, हम निकाल लेंगे। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? कंसेप्ट में क्लैरिटी होना चाहिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो, अच्छा से न्यूमेरिकल्स करना है तो। न्यूमेरिकल कराएंगे हम, टेंशन नहीं लीजिए, न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे। आप चैनल में से बने रहिए। देखिए क्या है यहाँ पे, अगर डिस्प्लेसमेंट हम लोग समझ गए, इसका फॉर्मूला समझ गए, तो थोड़ा सा एक बात और समझ लीजिए। वो क्या है? SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। ये SI यूनिट क्या होता है? आप डिस्टेंस का जाके लेक्चर देखिए, उसमें अच्छा से हम क्लियर किए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें हम ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं, बस इतना जान लीजिए SI यूनिट होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे यहाँ पर लेंथ को मीटर में लेते हैं, दुनिया में किसी भी जगह पर मीटर में ही लेते हैं, तो वही SI यूनिट लिखाता है, जो पूरा दुनिया में जो मेजरमेंट चलता है वो, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट का है वो होता है मीटर, क्योंकि ये भी तो एक लेंथ है। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज होता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर होता है सीजीएस यूनिट। सीजीएस मतलब सी मतलब सेंटीग्राम, जी मतलब ग्राम, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम और एस मतलब सेकेंड। सेंटीमीटर, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम और एस मतलब सेकेंड। तो मीटर में तो उसको सेंटीमीटर में बदल दिए। अगर केजी रहता है यहाँ ग्राम लिख देते हैं, आवर रहता तो सेकेंड लिख देते हैं। SI को आराम से सीजीएस में बदल सकते हैं आप। तो इसका सीजीएस यूनिट हो गया सेंटीमीटर। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब वेक्टर और स्केलर भी समझना होगा, तो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए जाके, डिस्टेंस वाला लेक्चर, ठीक है। ये थ्योरी हम बार बार नहीं बता सकते, इसमें लंबा टाइम खिंचा जाता है, बस थोड़ा सा बता देते हैं। वेक्टर उसमें लगता है जिसमें डायरेक्शन का जरूरत होता है या डायरेक्शन होता है, और स्केलर उसमें लगता है जिसमें डायरेक्शन का जरूरत नहीं है। जैसे एक में लगाएंगे हम स्केलर, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाएंगे आपको, उसमें से एक में लगाएंगे स्केलर और एक में लगाएंगे वेक्टर। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा हम बताएंगे। तो स्केलर क्वांटिटी किस में लगाएंगे? जिसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। और वेक्टर क्वांटिटी किस में लगाएंगे? जिसमें डायरेक्शन होता है। जैसे सोचिए आप, ये P है, ये R है, तो डिस्प्लेसमेंट या स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए आपको एक डायरेक्शन मिल रहा है, बता सकते हैं गाड़ी राइट में जा रही है या लेफ्ट में जा रही है, यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स है। लेकिन अगर डिस्टेंस का बात करेंगे तो ये वाला हो जाता है डिस्टेंस, कहाँ गाड़ी जा रही है, एक लाइन में हम जवाब नहीं दे पाएंगे। यहाँ डायरेक्शन चेंज, हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन फिक्स है। अब अगर डायरेक्शन फिक्स है तो डायरेक्शन निकालने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन के लिए कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज, डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट में इस तरह लिखाता है, इज ऑलवेज, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इनिशियल
पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वो हमेशा इनिशियल टू फाइनल पोजीशन होगा। कहने का मतलब समझ लीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। क्या है ना, ये आपको कॉपी में बनाने आना चाहिए। अगर नाना आपके निकल लिए है धरती पर से तो नाना ऊपर चले गए एन। नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ। बात समझ रहे हैं? इष्ट देव, राइट हैंड से इष्ट देव का पूजा करते हैं सूर्य भगवान का, तो राइट साइड में हो जाएगा ई, तो इसका अपोजिट क्या होगा? डब्लू। नाना जी इनके ऊपर चल गए, एन ऊपर, नॉर्थ का अपोजिट साउथ। राइट हैंड से इष्ट देव का पूजा करते हैं इसलिए ई ले लिए बाहर राइट में, और इसका अपोजिट क्या हो गया? वेस्ट। अब ये चीज हम इसलिए बताएं, इसी तरह आपको कॉपी में बताना रहता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बात समझ में आ रही है? अब आपको ये समझना है आपको सबसे ज्यादा कि सर डायरेक्शन निकालेंगे कैसे। तो मान लेते हैं गाड़ी यहां से चली, ओरिजिन से गाड़ी चली, तो ये हो गया इनिशियल पोजीशन, और गाड़ी यहां पे चली गई तो ये हो गया आपका फाइनल पोजीशन। तो हमेशा मान लो ये गई है 10 सेंटीमीटर, ऐसा यहां से यहां गई 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछ दिया कि बताइए डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जब पूछेगा, ठीक है, तो आपको इसके ऊपर वेक्टर लगाना है। वेक्टर लगाने के बाद 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लिखना है, टुवर्ड्स ईस्ट। मतलब 10 सेंटीमीटर किधर गई? ईस्ट के तरफ। सर अब कैसे जान गए ईस्ट लिखना है? यहां से कुछ नहीं, इस लाइन को पढ़ो। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल ये था, फाइनल ये रहा, इनिशियल टू फाइनल आंसर। चलिए ठीक है। अगर यहां जाती है गाड़ी, देखिए तो अगर यहां जाती है तो डायरेक्शन फिर बता दीजिए आंसर क्या होगा? डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ, क्योंकि इनिशियल ये फाइनल ये, तो टुवर्ड्स नॉर्थ। यहां गई टुवर्ड्स वेस्ट, यहां गई गाड़ी तो टुवर्ड्स साउथ। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। इनिशियल पे कलम रखो, फाइनल की तरफ एरो बना दो खींच के, वही लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। देखो डिस्प्लेसमेंट का आंसर कभी पॉजिटिव में आएगा, कभी नेगेटिव में आएगा, कभी जीरो में आएगा। तो सवाल बनता है कि सर पॉजिटिव में कब आएगा, नेगेटिव में कब आएगा और जीरो में कब आएगा? सिंपल सी बात है। देखो आप लोग सब जानते हैं ये ओरिजिन होता है 0 0, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ये एक्स डैश। यहाँ अगर लेते हैं तो +1 मीटर लेते हैं, +2 मीटर ऐसे लिखते हैं, इस पर -1 लिखते हैं, -2 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो मान लीजिए गाड़ी यहाँ से चालू हुई, यहाँ गई, यहाँ से जाके यहाँ गई, तो यहाँ से यहाँ कितना गई? 1 मीटर। तो यहाँ पर एस का वैल्यू कितना आया? 1 मीटर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। बात समझ में आ रही है? तो 1 मीटर आया, तो यहाँ पर जो आंसर आया वो प्लस में आया। लेकिन आप सोचिए अगर गाड़ी यहाँ से चलती है, यहाँ जाती, इधर आती है, तो यहाँ पे आपको -1 मीटर लिखना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट में आ गई, तो यहाँ -1 मीटर लिखना पड़ेगा। माइनस वाला पछता नहीं है जल्दी लड़का को कि सर माइनस में आ कैसे जाएगा आंसर, है कि नहीं? अगर लेंथ का मतलब तो प्लस होगा, माइनस में लेंथ कैसे हो सकता है? आप डिफिनेशन में लिखे हैं द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, तो शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट 0 हो सकता है, माइनस में कैसे होगा? नहीं पछता है जल्दी पॉइंट। आप एक बात समझिए, माइनस का मतलब मैग्नीट्यूड से नहीं है, माइनस का मतलब डायरेक्शन से है। अब हम समझा देते हैं कैसे सो। अगर ओरिजिन को हम लोग रेफरेंस माने हैं और ओरिजिन से राइट में गया तो आंसर अगर आप प्लस में बता रहे हैं, तो ओरिजिन से अगर लेफ्ट में जाएगा तो माइनस में बताना पड़ेगा बस। मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाए तो 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन माइनस इसलिए बताएगा क्योंकि पीछे गया। हम लोग जहां पे खड़ा है वहां से राइट को ले रहे हैं पॉजिटिव, तो लेफ्ट को माइनस लेना पड़ेगा। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं,
जैसे मान लिया जाए, इसको मान लिया हम लोग रेफरेंस, इसको मान लिया रेफरेंस, तो बॉल अगर यहां से ऊपर जाएगा तो प्लस अगर ले ले आंसर 10 मीटर प्लस में, 20 मीटर प्लस में, 40 मीटर प्लस में, तो अगर बॉल यहां से नीचे जाएगा, यहां से नीचे, तो उसमें -10 मीटर, -50 मीटर, -30 मीटर लेना पड़ेगा। माइनस का मतलब ये हुआ सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन से होता है माइनस का मतलब। गाना शानदार है, बात समझ रहे हैं आप लोग। ऊपर जाएगा तो प्लस में और नीचे आएगा तो माइनस में। इस पॉइंट को रेफरेंस माने तो ऊपर गया बॉल तो प्लस में आंसर दे दिए, नीचे गया तो माइनस में। मन में ये सवाल होगा क्या सर ऊपर जाना हमेशा प्लस होगा क्या, नीचे वाला माइनस होगा क्या हमेशा के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जिधर प्लस लेना है ले लो। मान लीजिए ये हुआ रेफरेंस, इसके ऊपर वाला प्लस लिए तो इसके नीचे माइनस लेना होगा, और अगर इसको ले लिए रेफरेंस, इसके ऊपर लग माइनस लिए तो नीचे वाला को प्लस लेना होगा। बात आई समझ में? यहां से इधर वाला प्लस लिए तो यहां से इधर वाला को माइनस लेंगे। माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन से है। ऊपर बोल रहे हैं 50 मीटर गया, 50 मीटर गया, 30 मीटर गया, 40 मीटर गया, 60 मीटर गया, सब का प्लस में आंसर दे रहे हैं। तो लड़का लोग सब समझ रहा है, पढ़े लिखे इंसान सब समझ रहा है कि सब बॉल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एकदम ऊपर ही सब जा रहा है। लेकिन जैसे आप जवाब दीजिए एक गया -5 मीटर, समझ गया, यहाँ से नीचे गया। बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लस और माइनस लिया जाता है। प्लस है, सब प्लस में अगर जा रहा है तो सबका डायरेक्शन सेम, जैसे एक माइनस में आ गया मतलब उसका डायरेक्शन बदल चुका है। तो माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन से, मैग्नीट्यूड से इसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा और जीरो भी आएगा। जीरो लो तो बहुत आसान है, जीरो ही तो है जो सबको हीरो बनाता है। देखिए बनेगा कैसे जीरो वाला। जीरो वाला के आंसर क्या होगा? मान लीजिए पार्टिकल यहाँ से शुरू होगी, इधर मजा ली, इधर मजा लेने के बाद यहीं पे आ गई लास्ट में। आप बताइए इनिशियल पोजीशन ये हुआ, फाइनल पोजीशन भी यही हो गया, तो इनिशियल और फाइनल सेम हो गया तो जीरो। जब कभी भी इनिशियल और फाइनल सेम हो जाए तो समझ जाइए डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो। अब लास्ट करते हैं डायमेंशन। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डायमेंशन फॉर्मूला के एक लॉजिक देते हैं। अगर मास रहेगा फॉर्मूला में तो मास के लिए लिया जाता है m, और अगर फॉर्मूला में मास नहीं है तो m0। अगर लेंथ रहा तो उसके लिए लिया जाता है l, और नहीं है तो l0। अगर टाइम रहा तो उसके लिए लिया जाता है t, नहीं है तो t0। ये हुआ डायमेंशन फॉर्मूला। मास है तो ये, नहीं है तो ये, लेंथ है तो ये, नहीं है तो ये, टाइम है तो ये, नहीं है तो ये। अब आप ही बताइए इसके डायमेंशन फॉर्मूला के ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ, सिर्फ लेंथ है, मतलब मास नहीं है तो m0, लेंथ है तो l रहने दिए, टाइम नहीं है तो t0। ये हो गया इसका आंसर डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला का एक अलग चैप्टर है, वो हम आपको बहुत अच्छा से क्लियर कर देंगे। बोलिए इतना बात क्लियर है? ठीक है। और एक चीज जो लास्ट भी आई, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस होता है। ये इस इक्वेशन को ध्यान से सुनिए। डिस्प्लेसमेंट का जो भी आंसर आएगा वो या तो डिस्टेंस के इक्वल आएगा या तो डिस्टेंस से कम आएगा, हमेशा समझिएगा। ऊपर हम मिटाने जा रहे हैं, देख लीजिए एक बार। ये पॉइंट समझते हैं हम लोग कि आखिर ये सही कैसे है, कि कब इक्वल आएगा और कब बड़ा आएगा। कोई ऐसा कभी नहीं है कि डिस्टेंस बड़ा, डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं होगा, हमेशा या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा। तो देखते हैं इक्वल कब होगा। जैसे मान लिया जाए एक स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ से कोई पार्टिकल चलना शुरू की, इसी रास्ते से गई, इसी स्ट्रेट लाइन से गई और यहाँ पे जाके रुक गई R पे, और ये अगर आपका है 50 मीटर, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे डिस्टेंस का तो आंसर होगा 50 मीटर, क्योंकि इस रास्ते से गई तो इसको माप लिए 50 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट का अगर बात करेंगे तो भी कितना हो जाएगा 50 मीटर, क्योंकि इनिशियल ये, फाइनल ये, मिनिमम भी ये, तो 50 मीटर। इस केस में क्या हुआ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गया इस केस में। अब एक ऐसा केस लेते हैं जिसमें डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, बहुत आसानी से ले लेंगे।
ले लो, ऐसे घूम के यहाँ आ गई पार्टिकल। सोचो, दूसरा फिगर में ले लेते हैं, आप कंफ्यूज हो जाइएगा नहीं तो। ले लेते हैं इधर, जैसे मान लीजिए पार्टिकल यहाँ से चली इस पॉइंट से, और यहाँ से इधर गई पहले 50 मीटर, फिर इधर से इधर गई 60 मीटर, फिर इधर से यहीं पर आ गई 30 मीटर। तो बताइए डिस्टेंस कितना इस केस में? टोटल लेंथ ऑफ पाथ 50 और 30 80 और 60 140, 140 मीटर हो गया डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना, सोच के बताइए। डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि यहां से चली और यहीं पे आके रुक गई, यहां से चली और यहीं पे आके रुक गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। लेकिन डिस्टेंस कितना? 140 मीटर। बोलिए, डिस्टेंस हो गया 140, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो इस केस में आप देख रहे हैं डिस्टेंस क्या हो गया? बड़ा, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? छोटा। इस केस में क्या है? दोनों सेम है। तो ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब सेम होता है जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही हो और रुक जाती हो उसी लाइन में आगे जाके। ऐसा नहीं कि रिटर्न आ गई हो, इधर से जाएगी और फिर आ जाएगी, गई हो और रुक गई हो कहीं पे, उसी केस में सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। नहीं तो डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा, किसके रिस्पेक्ट में? डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। ऐसा एक भी पॉइंट नहीं आएगा जिसमें डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ज्यादा हो जाए, किससे? डिस्टेंस से। बस आप देख लीजिए, पूरा थ्योरी खत्म हो गया आपका। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल्स में जब आप हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे, अभी तो हम डिस्प्लेसमेंट का थ्योरी दिए हुए हैं, आप पहले डिस्टेंस का थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ और भी एक्सप्लेन किए हैं, स्केलर वेक्टर डायमेंशन फॉर्मूला, ये सबको थोड़ा ढंग से एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, तो हम तो ये राय देंगे कि पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखिए। ठीक है, और एक बात बताते हैं, डिस्प्लेसमेंट में कुछ पॉइंट है जो छुपा के रखे हैं, वो इसलिए कि वो न्यूमेरिकल्स में बताएंगे, वहीं पे यूज होगा। अभी बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, हमको एग्जांपल दे देना पड़ेगा और वो हम न्यूमेरिकल में फिर घुस जाएंगे। उससे अच्छा ये है कि आप इस थ्योरी को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जब हम 11th का जो न्यूमेरिकल जब अपलोड करेंगे तो उसको आप कंटिन्यू देखिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और फिर हर एक दिन की तरह आपसे बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो वीडियो देखते हैं उसका नोट्स बनाते जाइए और उस वीडियो का प्रैक्टिस कीजिए। चैनल में बने रहिए, हर तरह का व्यवस्था आपको मिलेगा इसमें, थ्योरी हो, न्यूमेरिकल्स हो, ऑब्जेक्टिव हो, या एग्जाम पैटर्न अगर किसी तरह का बात चेंज करता है तो उस तरह का इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो, है ना, आपको इन्फॉर्म करेंगे। और किसी तरह का कुछ एक्स्ट्रा सवाल पूछना है तो आप शेयर कर सकते हैं मैसेज मेरे पास। बात समझ में आ रही है? अगर वैसा कुछ हुआ तो हम आपको जवाब पक्का देंगे। चलिए, थैंक यू।